रसोई हटा दूंगी ससुराल से। ये कहानी है अंजू की, जो अपनी माँ माला और पिता संजय के साथ उत्तर प्रदेश के मेरठ में रहा करती थी। माला और संजय दोनों ही अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। मेरी बच्ची, मेरी राजकुमारी, उठ जाओ, देख सुबह हो गई। ऐसे उठाओगे तो वो उठ चुकी। तो कैसे उठाऊं? अरे उसे पकड़कर झंझोड़ दो। क्या बक रही हो? मैं सब सुन रही हूँ। पापा इतने प्यार से मुझे उठाने आए और आप कह रही हो कि झंझोड़ दो। अरे नहीं, मैं बस मजाक कर रही थी। मुझे पता है तो पहले ही उठ चुकी है। तुम्हें कैसे पता चल गया? तुम अंतर्यामी हो क्या? अच्छा, अब आप बाप बेटी मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन मत बिठाओ। फटाफट उठकर बाहर आओ और नाश्ता करो। इतनी देर तक सोओगी तो ससुराल जाकर क्या करोगी? किसकी ससुराल? अरे पगली, तेरे ससुराल। मेरा ससुराल कहाँ है? मेरी तो शादी नहीं हुई। ये जी देख रहे हैं आप कैसी बातें करती है ये। उम्र तो शादी की हो गई लेकिन दिमाग अभी भी बच्चों वाला ही है। अरे तो मेरी बच्ची अभी छोटी है, इतना क्या ससुराल कर रही हो? हाँ नहीं तो समझाओ ना इन्हें पापा। चलो उठ फटाफट, ज्यादा बातें बना रही है, अभी बताऊंगी तुझे। माला अंजू को मारने दौड़ी तो अंजू फटाफट अपने बेड से उठकर हंसती हुई बाहर भाग गई। वो अपने माता पिता की बहुत लाडली थी, लेकिन अब इस लाडली बेटी के ससुराल जाने का समय आ ही गया था, क्योंकि उसकी शादी कुछ समय बाद रंजन नाम के एक लड़के से तय हो गई। तो खुश है ना मेरी बच्ची? अरे खुश क्यों नहीं होगी? आप चुप रहो ना, उसे बोलने दो। हाँ मैं बहुत खुश हूँ, रंजन मुझे अच्छे लगे। आहा, क्या बात है। चल ठीक है, तू खुश तो हम भी खुश। रंजन से शादी तय होने के बाद अंजू एक अजीब सी भावनाओं की दुनिया में थी। कभी खुशी, कभी घबराहट। वो घंटों आईने के सामने बैठी रहती, खुद से बातें करती, खुद को दुल्हन के रूप में देखने की कोशिश करती, लेकिन जैसे ही घर में कोई आता तो वो झट से उठकर सामान्य हो जाती। एक दिन दरवाजे की घंटी बजती है। अरे राधा, तू चल अंदर आ जा। हाँ रे, तेरी शादी की खबर सुनी तो सोचा अब तुझे ट्रेनिंग दे ही दूं। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो ट्रेनिंग लूं। देख बहन, शादी का अखाड़ा है और ससुराल वो है कुश्ती का मैदान, वरना बाद में सिर्फ झाड़ू पोछा ही नसीब होता है। क्या बात कर रही है? इतनी डरावनी दुनिया है क्या? ससुराल एक रणभूमि है जहाँ हर रोज औरत को अपनी अस्मिता के लिए युद्ध करना होता है, और इस युद्ध में हथियार चाहिए होते हैं, तेज जुबान, टेढ़ा दिमाग और हाजिर जवाबी। तू तो पगला गई है। नहीं, पगला नहीं गई हूँ, समझदार हूँ। तू मेरी बातों को मजाक समझ रही है, लेकिन जब पहली बार तेरी सास तुझसे कहेगी बेटा दाल में नमक कम है, तब मेरी याद आएगी। और क्या याद तो करेगी? मैं तो पहले से कह रही हूँ अंजू, ससुराल में किसी के सामने झुकना मत। मम्मी पर कोई परवाह नहीं, औरतें हमेशा ही दबा दी जाती हैं, पर तू मेरी बेटी है, तू झुकेगी नहीं, झुकाएगी। वो कैसे मम्मी? इसीलिए तो हम तुझे रसोई का पूरा आधुनिक सामान देंगे। एयर फ्रायर, इंडक्शन, डिश वॉशर, मिक्सी, ग्राइंडर, माइक्रोवेव, सब, ताकि तू रसोई की महारानी बन जाए। और अगर किसी ने कुछ कहा तो बोल देना, रसोई हटवा दूंगी इस घर से। मम्मी आप तो सीरियल की सास निकली। आंटी सही कह रही है, तू भी सीरियल वाली बहू बनना, वो भी वो जो वैम्प होती है। याद रख, दबना नहीं है, दबाना है। अरे ठीक है बाबा। इसके बाद राधा चली जाती है और माला और अंजू घंटों बैठकर ससुराल की रणनीति बनाती हैं। अंजू अब थोड़ी कॉन्फिडेंट महसूस करने लगी थी। कुछ हफ्तों बाद शादी का दिन आया और अंजू की शादी रंजन से धूमधाम से हो गई। रंजन के परिवार में उसकी माँ मीना, पिता विजय, बड़ा भाई राहुल, भाभी चित्रा और बहन तारा थे। आओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। बहू नहीं, मिस इंडिया लग रही है। इतने गहने तो मैंने भी शादी में नहीं पहने थे। भाभी को देखकर तो रंजन भैया फिर से शादी करना चाहेंगे। अरे तारा बस करना, सब देख रहे हैं। बहू इस घर की लक्ष्मी बनकर आई हो, हमेशा खुश रहो। अंजू ने सबका आशीर्वाद लिया, मुस्कुराकर पांव छुए और धीरे धीरे अपने नए घर में कदम रखा। सभी बहुत खुश थे। मीना, विजय, चित्रा, तारा, सभी ने उसे प्यार से अपनाया। तभी इस हंगामे के बीच मीना की पड़ोसन अदिति बोल उठी। अरे मीना बहन, ये सब क्या क्या आ गया है दहेज में? उफ, ऐसा तो मैंने फिल्मी घरों में देखा है या फिर अमेज़न के एड में। सच कहूं तो आदित्य, हमें तो खुद नहीं पता था कि ये सब भेजा जाएगा। अरे ये क्या है? एयर फ्रायर, डिश वॉशर,
ये तो बड़ा ही सब अतरंगा लग रहा है। हाँ मम्मी जी, मैंने तो पहली बार देखा है इतना चमचमाता माइक्रोवेव। अरे नहीं, ये सब तो मामूली चीजें हैं, आजकल तो हर मिडिल क्लास घर में होती है, बस मम्मी पापा ने थोड़ा ध्यान रखा। थोड़ा? बहन जी, ये तो पूरा मेगा मार्ट लग रहा है। मैंने सोचा था मिक्सचर होगा, पर यहाँ तो पिज्जा ओवन भी है। ये वाला ओवन ना मल्टी फंक्शनल है, इसमें आप स्टीम भी कर सकते हैं और एयर फ्राई भी। और ये देखिए, ये है मेरा डिजिटल रसोई असिस्टेंट, टाइमिंग, टेम्परेचर सब कुछ खुद सेट करता है। वाह बहू, तू तो रसोई की रानी निकली। कुछ समय बाद सभी मेहमान चले गए। घर में अब सिर्फ परिवार के सदस्य रह गए। अगले दिन का सूरज निकला और अंजू खुद ही रसोई में पहुंच गई और उसके पीछे पीछे पहुंची मीना और चित्रा। बहू, हमें भी जरा बता दे ये सारी मशीनें कैसे चलती हैं। तूने तो सब कुछ नई दुनिया का ला दिया। हाँ, हमें भी सीखना है। पहले दिन से तू तो रसोई में छा गई। आप लोगों को ये सब चलाना नहीं आता क्या? कितनी हैरानी की बात है, अब तो शहर में ये सब कॉमन हो गया है। अरे हम क्या जाने, हमें तो मिक्सचर भी ना डर डर के चलाना आता है। कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगी। अब देखिए, ध्यान से देखिए, ये बटन दबाइए और बस हो गया। इसमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, जरा थोड़ा और समझाओ ना। ये टाइमिंग का क्या है? वो अभी टाइम नहीं, मैं काम कर रही हूँ ना, बाद में दिखा दूंगी। वैसे भी इतनी मुश्किल चीजें नहीं है। मीना और चित्रा ने सोचा कोई बात नहीं, अंजू व्यस्त है, बाद में सीख लेंगे। दिन बीतते गए, धीरे धीरे रसोई के काम आसान होते गए। बर्तन अब कोई नहीं मांजता था, सब डिश वॉशर में चले जाता। चटनी, मसाले, मिक्सचर मिनटों में तैयार हो जाते। घर की औरतें सुकून में आ गई। लेकिन फिर एक दिन बात बिगड़ गई। एक छोटी सी बात पर अंजू और चित्रा में बहस हो गई। तुमसे मैंने बस ये कहा कि अगली बार खाने में नमक थोड़ा कम डालना, इसमें इतना बुरा मानने की क्या बात है? ओहो, तो अब तुम मुझे खाना बनाना भी सिखाओगी? देखो चित्रा भाभी, मैं कोई मामूली बहू नहीं हूँ। अगर यही चलता रहा तो मैं रसोई हटा दूंगी इस घर से। क्या मतलब? मतलब ये कि जो तुम लोग सब सुकून से बैठे हो ना, ये सब मेरी वजह से है। ये मशीनें, ये आराम सब मेरे साथ आया है। अगर मुझे यूं ही टोकती रहोगे तो सब वापस कर दूंगी। फिर मांजो बर्तन, पीसो मसाले, जैसे पहले करती थी। चित्रा चुप रह गई। वो जानती थी कि वो सही थी, लेकिन अंजू के अहंकार के सामने उसकी आवाज दब गई। इधर मीना की चाय बस खत्म हुई थी। हालांकि चाय तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन घर के माहौल में अब भी अनबोला सा उबाल था। चित्रा दनदनाती हुई सीधे अपनी सास मीना के पास पहुंची। माँ जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। बहुत दिनों से सह रही हूं, पर अब और नहीं सहा जाता। अरे क्या हुआ बहू? ये अंजू, उसकी बातें बर्दाश्त से बाहर है। कल उसने मुझे कह दिया कि अगर उसे गुस्सा आया तो वो रसोई हटा देगी इस घर से। मतलब क्या है? ये उसका मायका है? मैं बड़ी बहू हूँ, कुछ हक है मेरा भी। अरे जाने देना चित्रा, उसकी वजह से ही तो आज हम सबको इतना आराम मिला है। बर्तन धोने से लेकर चटनी पीसने तक सब मशीनें करती हैं। तो बातें सुन लेना, क्या फर्क पड़ता है? मतलब मैं बड़ी होकर भी उसकी बातें सुनती रहूं और आप कह रही हैं जाने दो? माँ जी, मैं कोई मशीन नहीं हूँ, बटन दबाया और चुप हो गई। बस करो चित्रा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर इतनी परेशानी है तो उसकी मशीनें मत इस्तेमाल करो, खुद काम कर लो। आप भी उसके पक्ष में? ठीक है माँ जी। चित्रा की आंख में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें झपकाकर गिरने नहीं दिया। वो चुपचाप पलटी और कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह मीना आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी, तब अंजू बन ठनकर घर से बाहर निकलने लगी। हाथ में मोबाइल, कान में एयरपॉड्स और चेहरे पर बेपरवाही। अरे अंजू, कहाँ जा रही इतनी सुबह सुबह? घर के कुछ कामकाज भी देख लिया कर। माँ जी, बाहर जरा जरूरी काम है। वैसे भी मशीनों से सब कर दूंगी ना आकर। आपको क्या करना है? काम मशीनें करे या इंसान, पर घर की जिम्मेदारी तो बहू की होती है ना। अगर इतनी परेशानी है तो मैं रसोई हटा दूंगी इस घर से। फिर आप लोग खुद ही बर्तन मांजिएगा, चटनी पीसेगा, और जानिएगा कि मेरा होना क्या मायने रखता है। बहुत बोलने लगी है तू। बहू है तू, घर की मालिक नहीं है, तमीज से बात कर। मैं किसी की डांट सुनने नहीं आई माँ जी, जो कहना था कह दिया। इतना कहकर अंजू दरवाजा बंद करके चली गई। मीना की बात अधूरी रह गई। वो ठिठकी खड़ी रही, होठ कांपते रहे, पर आवाज नहीं निकली। चित्रा ये सारा दृश्य देख चुकी थी। वो मीना के पास आई और ताने मारने से खुद को रोक नहीं सकी। कहा था मैंने माँ जी, उस दिन जब मुझसे उसने कहा कि रसोई हटा दूंगी, तब आप ही ने कहा था जाने दो, भुगतो आप। जैसा मेरे साथ किया वैसा अब आपके साथ। अब तू मत बोल चित्रा, मैं पहले ही परेशान हूँ। हाँ, वैसे भी अब बोलने का क्या फायदा? अब तक तो उसकी मशीनें आंखों में घुली जा रही थी। अरे बस कर,
एक शब्द बोला तो मैं भी भूल जाऊंगी कि तू मेरी बहू है। जा अपने कमरे में। जा रही हूं, पर एक बात कह दूं माँ जी, अगर घर में आग लग रही हो और आप कुछ ना करें तो आग लगाने वाले का भी कोई दोष नहीं है। मीना कुछ बोलना तो चाहती थी, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई और दरवाजा भड़ाक से बंद हो गया। मीना और चित्रा के साथ विवाद के बाद अंजू थोड़ी खामोश जरूर हो गई थी, लेकिन उसका एटीट्यूड अब भी आसमान पर था। तभी उसकी ननद तारा किचन में आई। भाभी, आज आपकी स्पेशल माइक्रोवेव में चॉकलेट केक बनाने की बड़ी इच्छा है, चलिए ना जरा। 1 मिनट, आज के बाद मेरे माइक्रोवेव की तरफ देखना भी मत, और हाँ, कोई और चीज भी छूना मत। क्या भाभी, आप मजाक कर रही है ना? क्या इसमें मजाक लग रहा है? मेरी मशीन है, मेरे पैसों की और मेरी मेहनत की। तुम लोग यूज करते हो और फिर मेरे ही खिलाफ खड़े हो जाते हो। भाभी, इतना घमंड ठीक नहीं है। घर है, ये कोई होटल नहीं है जहां हर चीज की रसीद दिखाई जाए। और आप ही इसी घर की बहू हैं, कोई बाहरी नहीं है। मैं किसी की मेहरबानी पर नहीं उतारा, सबने मुझे बोझ समझा है, पर मैं दिखा दूंगी कि मैं इस घर की जरूरत हूं। भाभी, ऐसा मत कहिए, हमने कब आपको रोका किसी चीज के लिए? पर आप तो घमंड में अंधी हो रही हैं। तो अब तुम भी भाषण देने लगी हैं? जाओ अपने हाथ से केक बना लो चूल्हे पर। मेरा माइक्रोवेव तुम्हारे काम का नहीं है। तारा कुछ पल के लिए चुप रही, फिर उसकी आवाज धीमी हो गई। ऐसा ना कहो भाभी, आप इस घर की बहू हो और हम सब एक परिवार है। चीजों का बंटवारा दिलों में दरार डालता है। लेकिन अंजू ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी मशीन को कपड़े से पोंछती रही जैसे वो उसका ताज हो। फिर शाम में रंजन ऑफिस से लौटा था तो मीना, चित्रा और तारा तीनों तैयार बैठी थी। बहुत हो गया रंजन, ये लड़की तो सर पर चढ़ गई है। मुझे जवाब देती है, चित्रा को नीचा दिखाती है और अब तो तारा को भी सुना दिया। और वो ऐसा क्यों कर रही है? मैंने तो सिर्फ केक बनाना चाहा था भैया, लेकिन भाभी ने ऐसी बातें कही कि दिल टूट गया। रंजन ने सबकी बातें सुनकर सिर पकड़ लिया। वो अंजू के पास गया। अंजू, क्या ये सब? तुम हर किसी से झगड़ रही हो। जरा सोचो कितना तनाव हो गया इस घर में। अगर इतनी ही परेशानी है तो कहो, मैं सारी मशीनें वापस कर देती हूँ, फिर सब वैसे ही हाथ से काम करें, तब शायद चैन मिल जाए सबको। मशीनें कोई मुद्दा नहीं है अंजू, मुद्दा है तुम्हारा व्यवहार। मैं अपनी माँ की बेटी हूँ, किसी के सामने नहीं झुकती और न ही अपनी गलती मानती हूँ, क्योंकि गलती है ही नहीं। रंजन ने लंबी सांस ली और चुप हो गया। वो जानता था अब कोई बात नहीं समझेगी। मीना, चित्रा और तारा ये सारी बातें सुन रही थी। वो अब नाउम्मीद हो गई। अब बहुत हुआ, इस घर का चैन खत्म हो गया है, कुछ करना ही होगा। एक ही तरीका है माँ जी, अब उससे सारे काम कराओ, खाना, सफाई, सब। जो खुद को सुपर वुमन समझती है थक कर ही समझेगी। सही कहा भाभी, जब हर चीज पर उसकी मिल्कियत है तब जिम्मेदारी भी उसकी होगी। ठीक है, अब से ना कोई मदद ना कोई सुविधा। देखती हूँ कब तक चलता है उसका घमंड। सुबह सुबह का वक्त था। अंजू सिर दबाती हुई रसोई में पहुंची, चेहरा उतरा हुआ, आंखों में चिढ़ और माथे पर तना हुआ बल। मम्मी जी, बहुत तेज सिर दर्द है, प्लीज इस केटल में चाय बना दीजिए। बहुत आसान है, बस बटन दबाना होता है। अरे हाँ बहू, तो आराम कर, मैं तो यूं बना दूंगी। मीना केटल लेकर अंदर चली गई, पर उसके इरादे कुछ और ही थे। कुछ देर बाद एक जोर का धमाका हुआ, धड़ाम। छत से कुछ टकराया। आवाज इतनी तेज थी कि पूरा घर हिल गया। हे भगवान, क्या हुआ मम्मी जी, सब ठीक है ना? अरे बहू, मुझे क्या पता था कि इस केटल में इतना जोर से पानी उबलता है। छत पर ढक्कन जा टकराया, मैं तो डर ही गई भाई। इतनी भी समझ नहीं है आपको? केटल है ये, गैस चूल्हा नहीं है। हाँ, आप लोगों से ये छोटी सी मशीन भी नहीं संभलती। सर दर्द तो था ही, अब टेंशन भी बढ़ा दी आपने। ओहो, अब तो बहू हमसे बात भी ऐसे करेगी। नई मशीन, नया तेवर। किसी के काम के नहीं है ये लोग, सब बस परेशान करना जानते हैं। अगले दिन चित्रा हाथों में एक बड़ा टोकरी भर के कपड़े लेकर आती है और मुस्कुराते हुए अंजू के डिश वॉशर की ओर बढ़ती है। वाह, आज तो आराम ही आराम। बहन जी की मशीन है तो काम भी मजे से होगा। वो सारे कपड़े डिश वॉशर में ठूंस देती है, ऊपर से डिश वॉशिंग साबुन भी डाल देती है और बटन दबा देती है। कुछ ही देर में मशीन से गड़गड़ 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 की आवाज आने लगती है। क्या हुआ, बर्तन ज्यादा हो गए क्या? अरे बर्तन, मुझे लगा ये वॉशिंग मशीन है, मैंने तो कपड़े डाले थे।
भगवान, कपड़े, डिश वॉशर में कपड़े। आपने इस घर को चिड़ियाघर बना दिया है। हमें क्या पता, तू तो एलेक्सा चालू हो जा टाइप बहू है। हम तो भाई सीधे सादी देहाती औरतें, हमें क्या पता। अंजू अब फैसला करती है, बहुत हो गया। वो मीना और चित्रा को समझाना शुरू करती है। अब सुनिए ध्यान से, ये जो मशीन है ना, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको सब सिखा देती हूँ कौन सी मशीन कैसे चलती है। अरे वाह बहू, तू तो हमारे लिए देवी निकली। चल बता दे सब। हाँ, शुरू कर, लेकिन थोड़ा जल्दी। हाँ, हमें मटर भी छिलनी है। अंजू जैसे ही समझाना शुरू करती है, मीना टोक देती है। अरे बहू, अभी तो 11 बजे पूजा का टाइम हो गया, बाद में बताना। हाँ, मुझे अभी प्याज काटना है, बाकी हर चीज के लिए तो मशीन है, लेकिन काटना तो हाथों से ही पड़ता है। अरे रुकिए ना, एक बार सीख लीजिए, फिर सारा काम आराम से होगा। हाँ, अब दोनों ना, उफ। फिर आया अंजू का जन्मदिन। पूरे घर में हलचल थी, सभी तैयारी में लगे थे। तभी अंजू ने तारा को पास बुलाया। तारा, तू तो बहुत अच्छा केक बनाती है। मेरे माइक्रोवेव में मेरे लिए एक बढ़िया सा केक बना दे प्लीज। जी भाभी जी, आप जैसे कहें। लेकिन तारा के मन में अभी भी बीते दिनों की खटास भरी हुई थी। वो भी अब बदला लेने के मूड में थी। वो आधी तैयारी करती है और अचानक चिल्लाती है, हे भगवान, हे देवता, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। सारा घर दौड़कर किचन की ओर आता है। अरे क्या हुआ तारा, गैस फट गई क्या? केक जल गया क्या? या फिर तूने अंडा छोड़कर बम डाल दिया? क्या हुआ तारा, रो क्यों रही है? भाभी ने कहा था मेरे माइक्रोवेव को कभी छूना मत, और आज मैंने वो कर दिया। मैंने उनके मना किए हुए यंत्र को छू लिया। अब मुझे शुद्धिकरण करना पड़ेगा। सभी लोग तारा के इस ड्रामे पर ठहाके मारकर हंस पड़ते हैं, पर अंजू कहती है, तारा प्लीज अब ड्रामा मत कर, मेरे लिए केक बना दे, देख सब इंतजार कर रहे हैं। भाभी, जब मैं केक बनाना चाहती थी तब आपने मुझे टोका था। आपने कहा था ये सिर्फ आप चला सकती हैं, तो अब आप ही बना लीजिए। सबका ध्यान रखते हुए थोड़ा अपना भी रख लीजिए। अंजू एकदम शॉक्ड रह जाती है। देखिए, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है, सारी मशीनें मैं ही चलाऊं, सबका ख्याल मैं ही रखूं, और अब केक भी मैं ही बनाऊं, कोई मेरा साथ नहीं देता। तो एक काम करो, रसोई हटा दो ससुराल से। जो भी लाई हो वो मशीनें हटा दो, मिक्सचर, माइक्रोवेव, डिश वॉशर सब हटा दो। सब लोग अपने हाथ से काम करेंगे जैसे पहले होता था। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? जैसे तुम कहती हो वैसे ही, लोकतंत्र है भाई। फिलहाल घर में केक बनाने की कोई संभावना नहीं रह जाती। बाहर से केक मंगाया जाता है, सब मिलकर केक काटते हैं। लेकिन अंजू का चेहरा उतरा हुआ है। जन्मदिन पर अंजू की माँ माला भी आई हुई थी। अंजू उन्हें कोने में ले जाकर कहती है, माँ, आपने तो कहा था मेरा रॉब चलेगा, यहाँ तो सब उल्टा पड़ गया, कोई मेरी सुनता ही नहीं। ये बातें पास ही खड़ी मीना और चित्रा भी सुन लेती हैं। दोनों हंसते हुए कहती हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। अब चाहो तो अपनी माँ के हाथों सारी मशीनें वापस भिजवा दो, या फिर हमसे मिलजुल कर रहना सीख लो। अंजू और माला चुप रह जाती हैं। अंजू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो तारा से कहती है, चलो तारा, कल ना हम दोनों मिलकर नया केक बनाएंगे, और इस बार तेरे ढंग से। पक्का? बिल्कुल पक्का। अब नो नखरे, नथिंग। ये हुई ना बात। सबकी हंसी के बीच माहौल हल्का हो जाता है। अंजू समझ जाती है कि मशीनों से ज्यादा जरूरी है साथ निभाना। जरा जल्दी जल्दी चला ले हाथ, ऐसे भी तेरे धोए हुए बर्तनों को तो बार बार धोकर ही लेना पड़ता है मुझे। इतना तो उंगली कोई नहीं करता है जितना आप लोग करते हैं भाभी। अरे इसमें उंगली क्या कर दी मैंने शांति माँ, तू ही बता, कितना काम रहता है घर पर, उसमें भी एक एक बर्तन धोकर लेने पड़ते हैं मुझे। रहने दो ना भाभी, ठीक है ना, एक बार झूठे बर्तन तो हटाकर चली जाती है ना ये, वरना कौन धोए इतने बर्तन। ठीक नहीं है छोटी बहू, ठीक नहीं है। आप तो नहीं हो, आपको क्या पता। भाभी की तो आदत है मुझे सुनाते रहने की। हुई होगी भैया से लड़ाई, काम चाहिए पूरा और पैसे बढ़ाने बोलो तो आनाकानी करने लगती है। एक मिनट, ये काम की बात में तूने भैया का नाम कैसे जोड़ दिया? आज मेरा ना लड़ने का मूड नहीं है भाभी, मेरे सर में ऐसे ही दर्द है। व्रत है मेरा, हमारे घर में पूजा है, तो मैं तो वैसे भी नहीं आने वाली हूँ। अच्छी तरह अपने हिसाब से बर्तन धो लीजिएगा और उस पर ना अपना चेहरा भी देख लीजिएगा, और अगर इन 2 दिनों में कोई अच्छी काम वाली बाई मिल जाए ना तो रख भी लीजिएगा। लो, हो गई इनको शांति। अरे शांति माँ, तू तो नाराज हो गई, मेरा ना वो मतलब नहीं था। और अपनी थैली उठाए शांति माँ दरवाजे से बाहर चली जाती है।
अब तो सारा काम मुझ पर आ जाएगा, क्या करूं मैं कितनी बार आपको इशारे कर रही थी भाभी, पर आप तो लड़ती ही गई। अगर आपने बहस नहीं की होती ना तो ये कम से कम एक टाइम तो आती। अरे नहीं निशा, ऐसी कोई बात नहीं है। आज ये मूड बनाकर ही आई थी कि छुट्टी मांगेगी, तभी तो खुद लड़ाई करने के बहाने ढूंढ रही थी। खैर जो हुआ सो हुआ, घर में काम ही कितना है, हम दोनों मिलकर कर लेंगे ना, टेंशन ना ले तू। काम वाली तो जा चुकी थी, अब खाना बनाने के साथ साथ बाकी सभी कामों में 50-50 तो होना ही था। अगली सुबह हॉल में बैठी निशा सब्जियां काट रही थी कि तभी वहां गरिमा आती है। आटा गूंथ लिया तूने निशा? नहीं भाभी, मैं ये सब्जियां काट रही हूँ, आप आटा गूंथ लो। वही तो मैंने तुझे कहा नहीं था कल कि मेरी कलाई में दर्द है। अभी ना मैं ड्रॉअर खोल रही थी, बड़ा टाइट था, उसी में कलाई पूरी मुड़ गई। अब इस हाथ से मैं आटा कैसे गूंथूं? बहुत काम है बाबा, इतना सब कैसे होगा। अच्छा हाँ, कपड़े भी तो धोने के लिए पड़े हैं, मैं देख कर आती हूँ। तू एक काम कर, ये सब्जी काटने के लिए मम्मी को पकड़ा दे और तू ना आटा गूंथ ले। ये होशियारी मेरे साथ मत करना बहू, मुझसे तो उम्मीद भी मत करियो सब्जियां काटने की। मेरी सीरियल का वक्त हो रहा है, मैं चली टीवी देखना है। और दोनों काम अपनी देवरानी पर डालकर गरिमा फौरन कोना पकड़ लेती है। फटाफट सब्जी काट लेती हूँ, फिर आटा गूंथ देती हूँ। निशा फटाफट सब्जियां काट कर सब्जियां चढ़ाने के लिए चढ़ा देती है और आटा गूंथ देती है, और फिर जाती है अपनी भाभी के पास जो एक एक कपड़े को खोल खोल कर वॉशिंग मशीन में डाल रही थी और बेकार में ही टाइम वेस्ट कर रही थी। आप अभी तक यही हो भाभी? वही मैं कह रही थी कि मैंने तो आटा भी गूंथ दिया, अब तो आप रोटियां बेलो। देख, तो भूल गई ना मैंने क्या कहा था, मेरी कलाई में मोच है, अब उससे जब मैं रोटियां बेलूंगी तो दर्द बढ़ सकता है ना, जरा से काम के लिए लंबा लिफाफा हो जाएगा, फिर मैं जो इतने काम कर रही हूँ ना वो भी नहीं कर पाऊंगी, सारा प्रेशर तुझ पर आ जाएगा। निशा, इतने सारे कपड़े भी पड़े हैं, क्या बताऊं, एक एक कमरे में जाकर कपड़े उठा उठा कर लाना, फिर मशीन में डालना। अच्छा तू ना टाइम वेस्ट मत कर, तू नाश्ता देख, मैं कपड़े धो लेती हूँ। ये कोई काम है क्या, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में कपड़े डालकर धोना? निशा छोटी बहू थी तो वो ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकती थी। इरिटेट होकर निशा किचन में चली जाती है और सभी के लिए नाश्ता बना देती है। अब जब सबने नाश्ता कर लिया हो तो धोने के लिए बर्तन तो हो ही जाएंगे। अब बर्तन धोए कौन, पूरी की पूरी डस्टिंग बाकी है। ये शांति माँ को भी अभी जाना था, वो तो गई सो गई, मेरे हाथ में मोच आ गई सो अलग। 10 काम करते चलती हूँ मैं, अभी भी काम कर ही रही हूँ, बस ज्यादा रिस्ट मूवमेंट का काम नहीं कर पा रही हूँ। उधर देख, ऊपर कैसे जाले लगे हुए हैं। हाय, तू कह रही थी ना मैं बेकार में लड़ती हूँ, देख इस शांति माँ के काम को कैसे सफाई करती है। ये सब ना 2 मिनट का काम है, मैं ही कर देती निशा, पर तू जानती है ना मेरी कलाई की हालत। अगर झाड़ू उठाकर मैं जाले हटाने गई और झाड़ने की वजह से मेरे हाथ में मोच आ गई तो एक काम करना, तू जाले उतार दे बाबू, और उसके बाद ना मैं वैक्यूम क्लीनर से घर की सफाई कर दूंगी। आज तो वैसे ही इतना काम है करने को भाभी, तो एक्स्ट्रा क्यों करे। 2 दिन बाद शांति माँ आती है ना तो मैं उसे याद से जाले हटवाती हूँ। अरे ना ना बेटा, ऐसे कैसे, आज शाम को ही मम्मी जी की किटी पार्टी है, और तू तो उनकी सहेलियों को जानती है ना, किसी ने भी जाले देख लिए ना तो 100 बातें बनाएंगी कि गरिमा तो सालों से इस घर में काम करती आ रही है, आज तक कभी जाले नहीं दिखे, छोटी बहू के आते ही जाले आ गए, इसके पैर शुभ नहीं है वगैरह वगैरह। अब बोलने वाले का मुंह तो नहीं पकड़ सकते ना हम। और ऐसे ही कर करके एक एक काम गरिमा अपनी देवरानी से करवा लेती है। शाम के वक्त पुष्पा की सहेलियां किटी पार्टी के लिए घर पर आती है और उन्हीं के साथ गरिमा हॉल में बैठकर ठहाके लगाने लगती है। अरे सीमा आंटी जी, अब आइए आप, देरी नहीं कर दी। आंटी जी पहचाना आपने, ये मेरी देवरानी। अरे जाओ तो निशा, सभी आंटियों के लिए जूस तो ला कर दो। अरे कोई बात नहीं बेटा, अभी तो उसने समोसे ला कर दिए हैं, वो भी सोचेगी कि मेरी सास की सहेलियां कितना खाती हैं, पता चला फिर यहाँ दोबारा किटी होने ही नहीं थी। अरे तो क्या हो गया आंटी जी, आप ही का घर है, जितनी देर किटी पार्टी चल रही है आप लोगों का मुंह खाली नहीं रहना चाहिए। जाओ जाओ बेटा, और एक काम करो, गर्मा गर्म पकौड़ियाँ भी उतार लो, चिप्स वगैरह भी रख लेते हैं। हाँ, गरिमा उठकर साइड से निशा के पास जाती है और धीरे से कहती है, क्या करूं निशा, ये ना थोड़ी चोचकेबाजी करनी पड़ती है। अब मैं यहाँ नहीं बैठी रहूंगी ना तो पता नहीं पीठ पीछे आंटियों से मम्मी तुम्हारी क्या चुगली कर दे। मैं यही हूँ, तू किचन देख ले। अपनी देवरानी को किचन में भेजकर यहाँ गरिमा सभी से कुछ और ही कह देती है। क्या करूं आंटी जी, परेशान हो गई हूँ, वो मेरी काम वाली चली गई ना
सुबह से 50 काम रहते, अब जाकर बैठी हूँ। अब बेचारी निशा पर भी तो कितना काम डाल सकती हूँ। उसने ही बोला, अब आप बैठो भाभी, मैं किचन देख लेती हूँ। थोड़ा बहुत जो भी हो रहा है बेचारी से कर रही है, सीख जाएगी धीरे धीरे। और किचन के दरवाजे पर खड़ी निशा ये सुनते ही शांति माँ को कॉल करती है। हो गया तेरा ड्रामा, ले ली छुट्टी। अब मैं तेरी और मदद नहीं कर सकती। तुझे पता है तेरे पीछे भाभी ने मुझे काम वाली बनाकर रख दिया है। ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, कसम से मुझे पता नहीं था कि भाभी इतनी मीन है। इसीलिए तो मैं वहां थी, तो ये सारा का सारा टेंशन मुझ पर आ रहा था भाभी। वो तो आपके घर में पिछले 20 सालों से काम करती हूँ मैं, इसलिए निकल नहीं पा रही थी। भला हो आपका जो आपने मेरी मदद की, आइडिया काम कर गया आपका। चलिए अब ना आप भी प्रेशर कुकर मत बनिए, और अभी के अभी बाहर जाकर सभी से कह दीजिए कि मेरे मायके से फोन आया है और निकल जाइए हफ्ते भर की छुट्टी के लिए। सब कुछ घर की बड़ी बहू पर आ जाएगा, तो आपकी जिठानी वो से ज्यों की त्यों होती दिखेगी। और शांति माँ के फोन को कान पर लगाए निशा बात करते हुए हॉल में आती है। ऐसे कैसे गिर गई मम्मी आप? अब टेंशन ना लो, मैं तुरंत आ रही हूँ। भाभी सुना आपने, मम्मी का कॉल आया है, मुझे अपने मायके निकलना होगा। गैस पर कढ़ाई चढ़ी हुई है, आप सब संभाल लीजिएगा। माफ कीजिए आंटी जी, मुझे निकलना होगा। अब ऐसी इमरजेंसी आएगी बेटा तो निकलना ही पड़ेगा ना। जा जा बेटा, बिल्कुल जा। 2 मिनट के अंदर अंदर ही हफ्ते भर के कपड़े पैक करके निशा अपने मायके निकल जाती है, और उधर शांति भी अपना नंबर ऑफ कर देती है। फटाफट सीमा जल्दी पकोड़े लेकर आ, और तूने जो चिप्स कही थी ना वो चिप्स भी लेकर आना। और सीमा ये बता डिनर में क्या करवा दूं? फ्राइड राइस, दम आलू, क्या खाएंगे सब? अरे नहीं नहीं पुष्पा, तब तो किटी ही खत्म हो जाएगी। अरे इसीलिए तो कह रही हूँ, अब घर जाकर तुम सब खाना बनाने बैठोगे क्या? यही खाकर जाओ, और बच्चों को भी लेके आना। 2 घंटे बाद बेटा एक पूरी लाई। पसीने से लथपथ कांपते हाथों से जैसे ही गरिमा सीमा को पूड़ी देने जाती है, वही चकरा कर गिर जाती है। अरे बहू! अरे तो फिक्र मत कर, खाना खा चुपचाप। सबसे काम करवाने वाली ने आज 2 पूरियां जो बेली है, ये तो होना ही था। राधा को देखने लड़के वाले आते हैं। लड़के वालों में मेन होती है लड़के की माँ। हाय रे माँ, ये मेरी होने वाली सास का पेट इतना बाहर क्यों है? कहीं ये बच्चा तो नहीं देने वाली? अरे चुप कर, भला लड़के के लिए दुल्हन देखने आई है, वो औरत प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? माँ पता कर लेना, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं गई दुल्हन बनकर और बना दे मुझे घर की दाई, सास की केयरटेकर। ना जी ना। ठीक है, तेरा ये वहम भी मैं दूर कर देती हूँ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन डायरेक्ट मत पूछना, बुरा लग जाएगा ना, और राहुल जैसा हैंडसम लड़का मेरे हाथ से निकल जाएगा। अच्छा कोई जुगत लगाती हूँ। माँ बेटी अभी बात कर ही रहे थे कि राधा की होने वाली सास कहती है। क्या माँ बेटी में खुसर फुसर चल रही है? सब ठीक तो है ना? हाँ वो क्या है ना, हम लोगों का 4 मंजिला मकान है। चलिए ना ऊपर छत दिखाती हूँ मैं। अरे नहीं, डॉक्टर ने बिल्कुल सीढ़ी चढ़ने को मना किया है, और आप तो जानती हैं ना ऐसे समय में कितना मुश्किल होता है। आप तो अब बेटी ब्याहने निकली है तो इतना तो जानती ही होंगी। जानती तो राधा की माँ सब है, लेकिन जानना क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। ऐसे समय में मतलब कैसे समय में? क्या हो गया बहन जी? होने वाली सास पेट की ओर इशारा करके कहती है। देख रही है कैसे बाहर आ रहा है, अभी से लेकर कैसे छत पर जाऊं। अच्छा ये बताइए कितना पढ़ी है राधा? नर्सिंग का काम तो आता है ना? हाय रे, राधा की सांस तो इसी सवाल पर अटक जाती है। मन तो करता है कि अभी कह दे, शर्म नहीं आती? बहू का जच्चा बच्चा कराने की उम्र में खुद पेट फुलाकर घूम रही है। लेकिन तभी पास बैठे प्यारे से राहुल पर नजर चली जाती है। हाय, भला इतना प्यारा लड़का कैसे छोड़ सकती थी राधा? ठीक ही तो कह रही है माँ सासू माँ, कैसे वो ऊपर जाएंगी? तुमने 4 तले का मकान तो बनवा लिया, लेकिन एक लिफ्ट नहीं बनवाई। और सासू माँ, सॉरी आंटी, मैं ना नर्सिंग का पूरा काम जानती हूँ।
बच्चा पैदा करवाने से लेकर बच्ची की सारी देखभाल तक का जिम्मा अकेले ले सकती हूँ। अरे एक हाथ से बच्चा उछाल कर बेड की चादर भी बिछा सकती हूँ। और तो और माँ जी मैं तो। अरे बस 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 कर बेटा, रुलाएगी क्या? हाँ, मुझे फिलहाल ऐसी ही लड़की की तलाश थी, तो रिश्ता पक्का है जी। मैं तो आज ही शगुन देकर घर ले जाऊं। ज़रूरत तो समझ लो इतनी है घर पर क्या कहूँ बेटा, तू ना ये शगुन की साड़ी, मिठाई और कैश पकड़, समझ ले किसी भी समय तेरी बारात आ सकती है। राधा भी राहुल को देखकर खुश हो जाती है कि वाह जी वाह, सारी सहेलियों में सबसे सुंदर दूल्हा तो मेरा ही होगा। लेकिन सास का क्या करे? वो ख्यालों में डूबी थी कि कान में आवाज आती है। हमें तो रिश्ता मंजूर है जी, अब आप ना शादी की तैयारी करें। सभी जाने की तैयारी कर रहे होते हैं कि तभी होने वाला ससुर सास का हाथ पकड़कर कहता है, अरे लाजवंती आराम से, पता है ना ऐसे वक्त में अपना ख्याल रखना चाहिए, बार बार ऐसे मौके नहीं मिलते। आज कुछ हो जाए तो जीवन भर अफसोस करती रह जाओगी। क्या क्या बोले भाई साहब, कैसा अफसोस? अरे अभी तो जश्न होगा जश्न, तब तक तो ठीक रहना है कि नहीं। सभी चले जाते हैं। जाने के बाद राधा के घर के सारे लोग साथ बैठते हैं। बेटी बड़ी भाग्यशाली हो तुम, जो राहुल जैसा लड़का मिल रहा है। राधा की माँ, सब तो ठीक है, लेकिन मेरे मन में एक सवाल था। राधा की माँ को लगता है कि राधा के पिता को भी लग रहा है कि राहुल की माँ प्रेग्नेंट है। वही सवाल तो मेरे मन में भी कौंध रहा है, पता नहीं कैसे होगा। राधा के पिता को लगता है कि उन्हें जैसे चिंता है कि न जाने वो लोग दहेज में क्या मांग ले, शायद यही चिंता उसकी माँ को भी है। अरे ठीक है, एक बार की बात है, कौन सा कोई हर साल करता है। माँ को लगता है कि बच्चा एक ही बार होना है। अरे माना, लेकिन अब कैसे होगा? बेटी हमारी कहीं परेशान ना हो जाए। अरे ऐसे कैसे? नाना कुछ नहीं होगा, चिंता ना कर, शादी की तैयारी कर। राधा सबकी बात सुन रही होती है। उसे लगता है कि पापा कैसे ये फैसला कर सकते हैं कि उसकी शादी ऐसे घर में करवा दे जहाँ सास प्रेग्नेंट है। माना मैं लड़की को देखकर लट्टू हो गई, पर पापा को क्या हो गया है? खैर मुझे क्या, मैं चली सोने। राधा सोने चली जाती है कि तभी राधा के कान में राहुल की आवाज आती है। सामने राहुल खड़ा होता है। राधा, ओ राधा, कहाँ उठो? तुम बोल रही थी ना तुमको जच्चा बच्चा का पूरा काम करना आता है। सामने राहुल को देखकर राधा हैरान रह जाती है। हाँ लेकिन तुम अभी अभी तो गए थे, क्या हो गया? देखो राधा, हम लोगों के पास वक्त नहीं है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहाँ मैं तुम्हें सब बताता हूँ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन पहले माँ से तो बात कर लूं। नहीं नहीं, अभी वक्त नहीं है, मैं पापा को बोल दूंगा, तुम्हारे घर वालों से बात कर लेंगे, फिलहाल चलो मेरे साथ। राहुल राधा का हाथ पकड़ता है। अपने हाथ में राहुल के हाथ के स्पर्श से राधा तो मानो सब भूल जाती है और राहुल के साथ उसके घर आ जाती है, जहाँ सास दरवाजे में आरती की थाली लेकर खड़ी होती है। आ गई बहू, आजा बेटा, ले चुन्नी सर पर रख ले। अब बस अपने ही घर में रहना बहू। राधा राहुल को देखती है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन राहुल उसे देखकर मुस्कुरा देता है। राधा घर में जाती है जहाँ औरतें उसका स्वागत करती है। घर में गाना बजाना होता है और एक बुढ़िया आती है। इनके पैर छू लो, ये मेरी दादी है। दोनों दादी के पैर छूते हैं कि जीती रह। बस बहू, अब तो मेरे घर का चिराग तेरे ही हाथ में है। राधा दादी सास की बात सुनकर शर्मा जाती है। क्या है ना, अब तेरी सास से काम नहीं होता, 9वां महीना लग चुका है, मैं भी ठहरी बूढ़ी, तो अब तू ही इस घर के चिराग को आने में मदद करेगी। बहू, तू तेरी सास का अच्छे से ख्याल रखना, खूब सेवा करना उसकी, और भगवान से मांगना कि एक बेटा हो जाए तो घर को एक और चिराग मिल जाए। क्या सासू माँ प्रेग्नेंट? तभी सास आ जाती है। हाँ बहू, वो क्या है ना, मेरी सास को 2 पोतों की कामना थी, लेकिन राहुल के बाद मुझे कोई बच्चा ही नहीं हो पाया। लेकिन हम जानते थे कि दादी की आत्मा को शांति नहीं मिल पाएगी जब राहुल को कोई भाई नहीं आ जाता, और शायद उन्हीं के आशीर्वाद से अब मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ। अब घर के काम करने और मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं था, इसलिए हम लोगों ने राहुल की शादी की सोची।
वो क्या है ना, तुम्हारी माँ को तो मैंने बोला था कि आज ही चुन्नी चढ़ा कर ले जाते हैं, लेकिन वो नहीं मानी, तो मैंने राहुल को भेज दिया। ठीक किया ना बेटा? राधा सास की बात सुनकर हैरान परेशान हो जाती है। हाँ वो तो ठीक किया, लेकिन मैं क्या बोलूं? तभी ससुर आ जाते हैं। अरे लाजवंती, कब तक खड़ी खड़ी बात करेगी? तेरे पैर सूज गए हैं। अरे ओ बहू, जरा सासू माँ के लिए बाल्टी में गर्म पानी ले आओ। पैर डुबाकर बैठेगी तो आराम मिल जाएगा। हाँ वो तो ठीक है, हाँ ठीक है, मैं लाती हूँ। लेकिन राधा कहना चाहती थी कि कम से कम एक दिन तो नई बहू की ठाट ले लूं, लेकिन नहीं। पता है तुम क्या कहना चाहती हो? राधा चैन की सांस लेती है कि कम से कम पति तो उसे समझ रहा है। माँ, इससे क्या पता कि किचन कहाँ है, बाल्टी कहाँ से लेनी है और पानी गर्म कैसे करना है। मैं बता देता हूँ, चलो आओ। हाय रे, राधा की फूटी किस्मत। ना भारी लहंगा मिला, ना मेकअप आर्टिस्ट से टचअप, सीधा किचन में गर्म पानी की बाल्टी के साथ खड़ी थी हमारी राधा। अरे क्या सोच रही हो? सोचती बहुत हो तुम, मैं देख रहा हूँ। कोई बात नहीं, किस्मत पर खुश हो रही हो ना कि अभी तो लड़का देखने आया और अभी ये तुम उसके साथ उसके घर में हो। हाँ सही कहा, किस्मत के बारे में ही सोच रही थी। राधा गर्म पानी लेकर सास के पास जाती है। उनके पैर गर्म पानी में डालकर जा ही रही थी कि अरे बेटा, थोड़ा मसाज कर दे सास को। देख रही है ना पैर कैसे सूज रहे हैं। बहू, वो चच्चा के लड्डू बनाने तो आते हैं ना? क्या है ना, काफी साल बाद बच्चा होगा तो जरा 50 किलो लड्डू बना देना। 50 किलो लड्डू? हाँ बेटा, और वो क्या है ना, मेरे कपड़े, बच्चे के कपड़े, सबका ना बैग बना लेना। कभी भी अस्पताल को भागना पड़ सकता है ना। बस माँ को बच्चा हो जाए, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊंगा, फिर रहना वहाँ आराम से। अरे कैसी बात कर रहे हो बेटा? राहुल, बच्चा होने के बाद का काम कौन करेगा? अरे उस बच्चे को सुलाना, खिलाना, पिलाना, सुसु, पॉटी। राधा ये सब सुनकर जोर से चिल्ला पड़ती है। नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकती ये सब, मुझे घर जाना है, मैं घर जाऊंगी, मुझे नहीं करनी ऐसी शादी वादी। राधा जोर जोर से चिल्ला रही थी और सामने खड़े थे उसकी मम्मी और पापा। अरे क्या हो गया? अभी तो शादी को हाँ हुई है, अभी शादी नहीं करनी तुम्हें? इसकी सास का फोन आया था, कह रही थी कि उनके पेट में पथरी का ऑपरेशन है तो ठीक होने में 2 महीने लग सकते हैं, तो शादी की 2 महीने बाद की ही डेट रखे। देखा नहीं था पथरी के मारे कैसे फूल गया था पेट। पथरी? पथरी है उनको? हाँ वो बता तो रही थी। क्यों, क्या हो गया बेटा? हाँ कुछ नहीं। तो क्या बोलूं कि लड़की शादी के लिए मना कर रही है। अरे नहीं नहीं पापा, मना नहीं कर रही हूँ,